हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। मैं श्वेता आज आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक नया चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के जरिए कवर करेंगे एंड साथ ही में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कवर करने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही में अगर आप स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ में इस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हेरिडिटी? वंशागति क्या है? वंशागति क्या होता है? हेरिडिटी वो ट्रांसमिशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। काहे के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है? इंफॉर्मेशन जीन के थ्रू जाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। जीन्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, उसी ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर जीन्स? वेयर आर दे लोकेटेड? जीन्स क्या होते हैं और कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं जीन्स? जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोल ट्रेट्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हेरिडिटी की यूनिट होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये क्रोमोसोम्स पे पाई जाती है, जो कि ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, यानी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जीन्स हेरिडिटी की यूनिट होती है जो कि क्रोमोसोम्स पे पाई जाती है और वो ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, मतलब कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि जो हमें जनरेशन बाय जनरेशन पेरेंट्स से ही पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? जो कि हमारे बाद में डेवलप होते हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स से पास ऑन नहीं होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे बर्थ से प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जांपल है आई कलर। ठीक है, वहीं पे एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, तो ये है नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, ये बाद में डेवलप होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? मसल्स। ओके, वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, ये हमसे पूछा गया है। जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी कि दो अलग अलग ट्रेट्स जब एक साथ में पाए जाते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही ट्रेट दिखाई देता है और दूसरा वाला उसके नीचे रेप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रेट हमें दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट ट्रेट, और जो दब जाता है ट्रेट उसको क्या कहते हैं? रेसेसिव ट्रेट। यही मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। When two contrasting traits are present, only the dominant trait is expressed. Mendel's law of dominance states that when two contrasting traits are present together in an organism, only one trait is expressed, known as the dominant trait, while the other trait remains unexpressed and is called the recessive traits. ठीक है, वही चीज यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाई है। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, जिसमें उन्हें सारे के सारे टॉल प्लांट मिले F1 जनरेशन में। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए क्या किया उन्होंने उसका सेल्फ क्रॉस कराया। जब सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में उन्हें एक प्योर टॉल मिला, दो अनप्योर टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला उन्हें। ठीक है, तो इससे उन्हें क्या पता चला कि हमें टॉल ट्रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है। टॉल ट्रेट ने रेसेसिव ट्रेट को दबा दिया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सीधे पता चल रहा है, देखो मोनो मतलब वन। ठीक है, तो सिर्फ वन ही पेयर जब पाया जा रहा होगा, सिर्फ एक ही पेयर जब इन्वॉल्व होगा क्रॉसिंग ओवर में, तो उसको बोलेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का पाया जा रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यही चीज यहाँ पे एग्जांपल में बताई गई है। यहाँ पे सीड कलर को लिया है, सिर्फ सीड कलर को ही लिया है और कोई भी ट्रेट नहीं लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ अ ट्रेट A exists in 10% of a population of an asexual reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? मतलब कि इसमें पूछा गया है कि अगर एक ट्रेट A है
जो 10% पाया जा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में, और उन्हीं में एक ट्रेट बी भी पाया जा रहा है जो कि 60% पाया जा रहा है। तो ये पूछा गया है कि कौन सा ट्रेट पहले आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेट बी इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। इसका रीजन क्या है, ट्रेट बी क्यों पहले आया होगा। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रेट्स आर पास डायरेक्टली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ट्रेट्स पेरेंट से डायरेक्टली पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अ ट्रेट दैट अपीयर्स इन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हैज मोर टाइम टू स्प्रेड थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। सबसे ज्यादा कौन सा ट्रेट आगे आने वाली जनरेशन में स्प्रेड होगा, जिसकी परसेंटेज हाई होगी, यानी कि जिसकी लार्जर परसेंटेज पाई जा रही है पॉपुलेशन में, वो आगे जल्दी जल्दी स्प्रेड होगा, ठीक है। सिंस ट्रेट बी इज प्रेजेंट इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन कंपेयर टू ट्रेट ए इन 10%। ट्रेट बी जो है वो 60% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, वहीं ट्रेट ए 10% पॉपुलेशन में सिर्फ पाया जा रहा है, तो ट्रेट बी की परसेंटेज ज्यादा है। ट्रेट बी मस्ट हैव ओरिजिनेटेड अर्लियर, तो इसीलिए जो ट्रेट बी होगा वो पहले आया होगा, ठीक है। देयरफॉर ट्रेट बी इज लाइकली टू हैव एन अराइजन फर्स्ट। ओके, तो यही चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। स्पीशीज में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं वो किस तरह से उसके सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा है, किस तरह से वेरिएशंस की वजह से किस तरह से स्पीशीज जी पा रही हैं आगे। देखो सिंपल सी बात है कि आगे जो भी जनरेशंस आएंगी उनमें वेरिएशंस इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंट चेंज के हिसाब से हमें अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं ताकि हम उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके, उसमें जी सके, ठीक है। अब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज आएगा, डिजीजेस भी आएंगी, तो काफी सारी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए वेरिएशंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल बाय इंक्रीजिंग अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो उसके लिए अडेप्ट हो जाए, तो इसलिए ही वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी एंड डिजीज की चेंजिंग। अब देखो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हो रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, डिजीजेस चेंज हो रही हैं, फूड जो हो रहा है वो नहीं मिल पा रहा है सही से, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अडेप्ट हो सके स्पीशीज, इसलिए वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। वेरिएशंस इंश्योर दैट सम इंडिविजुअल्स पोजेस ट्रेट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन इस चीज का ध्यान रखता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसमें जो भी ट्रेट्स हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके, ठीक है। These individuals survive, reproduce and pass on beneficial traits to the next generation. अब वो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं और जो भी उनके बेनिफिशियल ट्रेट्स होते हैं वो पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। Thus the species continues to exist even when conditions become harsh. बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन भी जब बन जाती है ना, तब भी स्पीशीज इसी वजह से कंटिन्यू एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। Therefore, variations increase the changes of survival of a species. इसीलिए वेरिएशंस पाए जाते हैं ताकि स्पीशीज अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने ये कैसे दर्शाया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट भी होते हैं और रेसेसिव भी होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जिसमें उन्हें सारे के सारे टॉल प्लांट मिले F1 जनरेशन में, ठीक है। वहीं पे फिर उन्होंने क्या किया, उसका जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया यानी कि जो भी उन्हें प्लांट मिला था उसका उसी से क्रॉस कराया, तो क्या मिला उन्हें F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में उन्हें 3 तो टॉल प्लांट मिले लेकिन एक डॉर्फ प्लांट मिला यानी छोटा प्लांट मिला, ठीक है। तो इससे उन्हें क्या पता चला, इससे उन्हें ये पता चला कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे डोमिनेंट वाला ट्रेट एक्सप्रेस होता है और रेसेसिव वाला ट्रेट अनएक्सप्रेस रह जाते हैं यानी कि रिप्रेस हो जाता है, ठीक है। अब जब F2 जनरेशन में रेसेसिव ट्रेट फिर से उन्हें दिखा तो उन्होंने ये बताया कि जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो पूरी तरह से गायब नहीं होता है, वो सिर्फ रिप्रेस हो जाता है यानी कि दब जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मेंडल डेमोन्स्ट्रेटेड that traits may be dominant or recessive through his monohybrid cross experiment on pea plant, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया था उन्होंने पी प्लांट पे, उसके थ्रू उन्होंने ये चीज बताई थी।
मेंडल क्रॉस द टॉल पी प्लांट विद द डॉफ पी प्लांट, ठीक है, उन्होंने टॉल प्लांट और डॉफ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। इन द F1 जनरेशन ऑल ऑफ स्प्रिंग वर टॉल, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट उन्हें मिले, शोइंग दैट द टॉल ट्रेट मास्क द डॉफ ट्रेट, मतलब कि डॉफ ट्रेट था उसको मास्क कर दिया यानी कि रिप्रेस कर दिया, दबा दिया गया है, ठीक है। दिस शोड दैट द टॉल ट्रेट इज डोमिनेंट, इससे क्या पता चला कि जो टॉल ट्रेट है वो डोमिनेंट है, व्हाइल द डॉफ ट्रेट इज रेसेसिव, डॉफ ट्रेट रेसेसिव है, ठीक है। इन द F2 जनरेशन, फिर जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में क्या मिला, द डॉफ ट्रेट रीअपियर्ड इन द रेशियो 3:1, 3 टॉल थे और 1 डॉफ था, ठीक है। द रीअपियरेंस ऑफ द डॉफ ट्रेट प्रूव दैट रेसेसिव ट्रेट आर नॉट लॉस्ट, यहाँ से क्या पता चला कि जो रेसेसिव ट्रेट था वो लॉस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। इट रिमेन्स हिडन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट था इस वजह से वो हाइड हो गया था यानी कि रिप्रेस हो गया था, अनएक्सप्रेस था, ठीक है। Thus Mendel's experiment proved that traits can be dominant or recessive, तो इससे क्या पता चला, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो ट्रेट होते हैं वो डोमिनेंट भी होते हैं और रेसेसिव भी होते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाई है। जब टॉल और डॉफ प्लांट का क्रॉस कराया गया तो क्या मिला, हमें सारे के सारे हमें टॉल प्लांट मिले, ठीक है। इनके बीच में जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, हमें 3 टॉल प्लांट मिले और एक हमें डॉफ प्लांट मिला। तो इससे हमें क्या पता चला, जो टॉल ट्रेट था वो था हमारा डोमिनेंट ट्रेट और जो डॉफ ट्रेट था वो था हमारा रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कैसे बताया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि अपना अपना कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं। Mendel showed that traits are inherited independently through his dihybrid cross experiment. Dihybrid cross experiment जो मेंडल ने किया था उसके जरिए ही उन्होंने ये बताया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली दिखते हैं, ठीक है। मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स एट द सेम टाइम, मेंडल ने क्या किया, 2 ट्रेट्स को लिया पी प्लांट के, उनको एक ही टाइम पे क्रॉस कराया। कौन कौन से ट्रेट लिए थे, सीड कलर लिया था और सीड शेप लिया था। सीड शेप कौन कौन से होते हैं, राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर कौन कौन से होते हैं, येलो और ग्रीन, ठीक है। जब उन्होंने उसका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में उन्हें सारे के सारे प्लांट राउंड और येलो सीड के मिले थे, ठीक है। वहीं पे जब उन्होंने उसका सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में चारों डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उन्हें दिखाई दिए। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस दिखाई दिए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशंस उन्हें दिखाई दिए, ठीक है। These appeared in the ratio 9:3:3:1, ठीक है। इस रेशियो में ये अपियर हो रहे थे, ये चारों ट्रेट जो हमें दिखे F2 जनरेशन में ये इस रेशियो में एक्सप्रेस हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज क्रॉस करके बताई गई है। जब उन्होंने ये क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, राउंड और येलो मिला, ठीक है। जब सेल्फ क्रॉस कराया तो उसके बाद में हमें ये 4 ट्रेट मिले, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ओके। यही डायग्राम के थ्रू अगर आप एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरी अ वुमन विद ब्लड ग्रुप O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why and why not? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसने शादी की है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप है O और उसकी जो बेटी हुई है उसका ब्लड ग्रुप भी O आया है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ होगी ये बताने के लिए कि कौन सा वाला ट्रेट डोमिनेंट है, A या O? तो आंसर क्या होगा, नो, दिस इंफॉर्मेशन अलोन इज नॉट इनफ टू डिसाइड विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A कैन हैव ओनली पॉसिबल जीनोटाइप IA और IA स्मॉल i, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मैन का जो ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास सिर्फ 2 ही टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ये वाला जीनोटाइप होगा या तो फिर उसके पास ये वाला जीनोटाइप होगा, ठीक है। द वुमन विद ब्लड ग्रुप O हैज जीनोटाइप स्मॉल i, ठीक है, ये जीनोटाइप वुमेन का है, ठीक है। सिंस द डॉटर हैज ब्लड ग्रुप O,
डॉटर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो मतलब स्मॉल आई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, फादर को कुछ भी करके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्मॉल आई। तो वहीं से क्या पता चलता है, इसका मतलब कि फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है, फादर का जीनोटाइप ये तो हो नहीं सकता है, अगर आई ए होगा इसका जीनोटाइप तो ओ ब्लड ग्रुप वाली डॉटर बन नहीं सकती है, इसलिए फादर का जो जीनोटाइप होगा वो आई ए स्मॉल आई होगा, ठीक है। जब ये जीनोटाइप होगा फादर का, तभी वो एक स्मॉल आई कंट्रीब्यूट कर पाएगा डॉटर के लिए, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन ओनली शोज दैट ओ इज रेसेसिव। इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि ओ रेसेसिव है, बट इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल क्रॉसेस टू कंक्लूसिवली प्रूव डोमिनेंस। डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए इसमें एडिशनल क्रॉसेस तो कराए नहीं गए हैं, ठीक है। Therefore, a single family case is not sufficient to determine dominance. Multiple crosses and data are needed. डोमिनेंस का पता लगाना है तो उसके लिए हमें मल्टीपल क्रॉसेस कराने पड़ेंगे, हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होगा, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली के केस से हम ये चीज नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में चाइल्ड का सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है। इन ह्यूमन बींग्स the sex of the child is determined by the male parent. मेल पेरेंट के थ्रू सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चे का, ठीक है। किस तरह डिटरमाइन होता है, देखो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एक्स एक्स। मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। अब जो फीमेल होगी वो जो एग प्रोड्यूस करेगी उसमें तो एक्स ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन से, एक में एक्स क्रोमोसोम होगा और एक में वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करेगा, तो जो चाइल्ड बनेगा वो फीमेल बनेगी और का होगा अलील एक्स एक्स। वहीं अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो जो बच्चा बनेगा वो मेल बनेगा और उसका अलील होगा एक्स वाई। तो इससे हमें क्या पता चला, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द स्पर्म कैरीज एन एक्स और वाई क्रोमोसोम। स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, एक्स या वाई, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो बच्चा होगा क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। यही चीज यहाँ पे क्रॉस करके बताई गई है। देखो जब फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो जब फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा, हमें फीमेल मिलेगा बच्चा, ठीक है। वहीं पे अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करेगा तो हमें मेल बच्चा मिलेगा। यहाँ 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि फीमेल बच्चा हो सकता है कि मेल बच्चा हो सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स। द प्रोजेनी ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी डिपिक्टेड एज। अब यहाँ पे पूछा गया है जब 2 प्लांट का क्रॉस कराया गया तो हमें प्रोजेनी क्या मिली है ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमने किस किस का कराया है, टॉल वॉयलेट का हमने क्रॉस कराया है शॉर्ट व्हाइट के साथ में, ठीक है। जब हम अब इसका कौन कौन से अलील निकलेंगे, यहां से हमें एक टी अलील मिलेगा और एक डब्ल्यू, और यहां से हमें स्मॉल टी अलील मिलेगा और स्मॉल डब्ल्यू अलील मिलेगा, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, हमें ये मिला है प्रोजेनी हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes। जो चिल्ड्रन पाए गए हैं लाइट कलर आई के साथ में, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी वही कलर है आईज का। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव। क्या इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो आईज का लाइट कलर है ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका नो, वी कैन नॉट से वेदर
द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव। बेस्ड ओनली ऑन दिस इंफॉर्मेशन, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कलर डोमिनेंट है या रेसेसिव है। रीजन क्या है? बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स कैन अपीयर इन पेरेंट्स एंड बी पास्ड ऑन टू चिल्ड्रन। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही ट्रेट्स पेरेंट्स में पाए जा सकते हैं और वो चिल्ड्रन में भी पास ऑन हो सकते हैं। A recessive trait appears only when both parents carry the recessive allele. Recessive trait सिर्फ तभी पाया जाता है जब दोनों पेरेंट्स में recessive allele पाई जा रही हो, which can explain why children and parents both have light colored eye. इससे ये पता चलता है बच्चों में और पेरेंट्स में दोनों में ही लाइट कलर आई पाई जा रही है। To determine dominance or recessiveness, we need cross breeding data over different generations, not just observation. हमें बहुत सारी जनरेशन का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसका क्रॉस करा कर हमें तब चेक करना पड़ेगा कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है ये। ठीक है, सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये चीज नहीं बता सकते हैं कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। Therefore, this observation alone is insufficient to decide whether light eye color is dominant or recessive. तो इसलिए हमें इस ऑब्जर्वेशन के जरिए हम नहीं पता कर सकते कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है ये आई कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसका एम क्या है, डॉग्स में डोमिनेंट कोट कलर पता करने का एम है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, टू डिटरमाइन द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए होंगे, पिक्चर्स और डेटा ऑफ डॉग विद डिफरेंट कोट कलर्स, ऑब्जर्वेशन शीट, पेन एंड नोटबुक। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, सेलेक्ट डॉग्स विद 2 कॉन्ट्रास्टिंग कोट कलर्स। हमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कोट कलर्स यानी कि डिफरेंट कोट कलर के डॉग्स को सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, ऑब्जर्व द कोट कलर ऑफ पेरेंट डॉग। पेरेंट डॉग के कोट कलर को हम ऑब्जर्व करेंगे। नोट द कोट कलर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग ओवर 1 और मोर जनरेशन। उसकी बहुत सारी जनरेशंस के लिए हम उसके कोट कलर को नोट डाउन करेंगे। प्रिपेयर अ पुनेट स्क्वायर assuming one color as dominant and the other one is recessive. फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक पुनेट स्क्वायर बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे एक कलर को हम डोमिनेंट अज्यूम कर लेंगे और एक कलर को हम रेसेसिव मान लेंगे। ठीक है, कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट विद प्रिडिक्टेड रिजल्ट। प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो था उससे हम ऑब्जर्व वाले रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें, जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चला, इफ वन कोट कलर अपीयर्स इन मोस्ट और ऑल ऑफस्प्रिंग इट इज कंसीडर्ड डोमिनेंट। अगर एक कोट कलर ज्यादातर में पाया जा रहा है या फिर सारे ही ऑफस्प्रिंग में पाया जा रहा है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे डोमिनेंट। कंक्लूजन क्या निकला, द कोट कलर दैट अपीयर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन द प्रोजेनी इज द डोमिनेंट कोट कलर। कंक्लूजन ये निकला, जो कोट कलर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पाया जा रहा होगा प्रोजेनी में, उसके ऑफस्प्रिंग में, उसको हम डोमिनेंट कोट कलर बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी में मेल और फीमेल पेरेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको जेनेटिकली इक्वल कैसे बताया गया है। द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज इंश्योर्ड थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं उनका जो फ्यूजन होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का। ठीक है, मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस एग्स। मेल क्या बनाता है, मेल स्पर्म बनाता है और फीमेल एग बनाती है। ठीक है, अब ईच स्पर्म एंड एग कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल और फीमेल में जितने भी क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप देखो मेल में 46 पाए जा रहे हैं, ठीक है, फीमेल में भी 46 पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, हर एक स्पर्म और एग में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो 46 का हाफ कितना हुआ, तो स्पर्म में पाया जाएगा 23, एग में भी पाया जाएगा 23। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक स्पर्म फ्यूज करेगा एग से। ठीक है, जब स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे, जैसे इसमें 23 था, इसमें भी 23 था, और जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो कितना बन जाएगा, वापस से 46 बन जाएगा पेरेंट के इक्वल। दिस रिस्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन द जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन के बाद
स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे? डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस किया तो 46 हो गया ना, तो डिप्लॉइड हो गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग रिसीव्स इक्वल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें इक्वल जेनेटिक मटेरियल आता है दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, आधा आधा आता है और वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बना लेता है जाइगोट में। ठीक है। Thus, meiosis and fertilization together ensure equal genetic contribution. Thus, meiosis की जो प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वही ये इंश्योर कर रही है कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अभी हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी की क्या यूनिट होती है? हेरिडिटी की यूनिट है जीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which trait is dominant in pea plant? Pea plant में कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होता है? तो कौन कौन सा ट्रेट दिया गया है? शॉर्ट स्टेम, रिंकल्ड सीड, टॉल स्टेम, ग्रीन सीड। देखो अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट स्टेम है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। रिंकल्ड सीड रेसेसिव कैरेक्टर था, अभी हमने देखा था, तो ये भी नहीं होगा। ग्रीन सीड ये भी रेसेसिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? टॉल स्टेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस किसका एग्जांपल है? ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेट इज नॉट इनहेरिटेड। कौन सा ट्रेट इनहेरिटेड नहीं है, यानी कि कौन सा ट्रेट जन्म से नहीं पाया जा रहा है? देखो स्किन कलर तो जन्म से ही पाया जाता है। ठीक है। हाइट भी हमारी उसी से होती है। ठीक है। आई कलर भी हमारा जन्म से ही होता है, लेकिन एबिलिटी टू रीड ये जन्म के बाद में डेवलप होती है, तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या है हमारा? एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। तो अभी हमने ये पढ़ा ही था कि एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिटेड नहीं होते हैं, तो ये सही है। दे डू नॉट अफेक्ट द जीन। जब वो इनहेरिटेड ही नहीं होते हैं तो जीन को किस तरह से अफेक्ट करेंगे? जीन तो इनहेरिटेड वालों में पाया जा रहा था ना, हेरिडिटी के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion क्या दिया गया है? मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो हाँ ये तो सही है। पी प्लांट शो ओनली रेसेसिव ट्रेट। पी प्लांट क्या सिर्फ रेसेसिव ट्रेट ही शो करते थे? नहीं, अगर पी प्लांट सिर्फ रेसेसिव ट्रेट ही शो कर रहा होता तो उनका एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे होता? तो इसका आंसर क्या होगा? assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम केस स्टडी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। केस स्टडी में सबसे पहले पैरा पढ़ लेते हैं। मेंडल क्रॉस द टॉल पी प्लांट विद द डॉफ पी प्लांट इन द F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल। इन F2 जनरेशन tall and dwarf plant appears in the ratio 3:1। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, which trait is dominant। इनमें से कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है? तो मेंडल ने क्या किया है? टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया है, तो यहाँ पे टॉलनेस ही हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में पूछ रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्रॉस। इसको कौन सा क्रॉस बोलेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया है। देखो सिर्फ टॉल पी प्लांट और डॉफ पी प्लांट, यानी कि सिर्फ हाइट को ही कंसीडर किया है मेंडल ने। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉफ प्लांट रीअपियर इन F2 जनरेशन। डॉफ प्लांट जो था वो रीअपियर क्यों हुआ F2 जनरेशन में? अब F2 जनरेशन में क्यों रीअपियर हुआ, ये तो अभी हमने बताया ही था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, क्योंकि वो रेसेसिव ट्रेट था। रेसेसिव ट्रेट पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट के नीचे दब गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस्ड व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि रेसेसिव ट्रेट के साथ में ही रेसेसिव ट्रेट पाया जा रहा होगा, तभी वो एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो वो रिप्रेस हो जाएगा, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए कृष्णा ट्यूटोरियल के साथ।